दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम मोदी युग में महिलाओं की बात करेंगे और मोदी युग में राजनीति के अंदर महिलाओं की बात करेंगे। यानी महिलाओं के दुरुपयोग और महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। एक है श्रीमती खालिदा परवीन साहबा, जो कि हैदराबाद से जुड़ी हैं, और एक हैं श्रीमती जागृति राहिबा साहिबा, जो कि वाराणसी से हमारे साथ हैं। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा सा- सबसे पहला सवाल श्रीमती जागृति राही साहबा से है कि आजकल दिल्ली की जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थीं, उनका मामला बहुत ज़्यादा मीडिया में गूंज रहा है। वो फ़िलहाल आम आदमी पार्टी की सांसद भी हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, स्वाति मालीवाल साहबा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज जो है वो 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और उससे जस्ट 2 दिन पहले उनकी शिकायत का आना और फिर ये कि दिल्ली पुलिस का फ़ौरन उस पे एक्शन लेना और वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लेना और रिमांड पे ले लेना। ये सारा जो घटनाक्रम बिल्कुल बिजली की रफ़्तार से हुआ है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल हम एक खातून होने की हैसियत से, एक महिला होने की हैसियत से हम बिल्कुल कोई खातून के ऊपर किसी तरीके से तशद्दुद या सेक्सुअल असॉल्ट का मज़म्मत करते हैं। हम उनके साथ खड़े होते हैं अगर वो मज़लूम अगर हैं तो, और उनके उनके आवाज़ में आवाज़ लगाते हैं। इंसाफ के गोहर में हमारी भी आवाज़ साथ रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो कोई भी ज़ात का हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई हमारे चाहे वो कुछ भी हो, एक खातून के हैसियत से हम खातून के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जब से मैं ये न्यूज़ देख रही थी मैं अपने यूट्यूब चैनल्स में और इवन टीवी में भी, तो स्वाति माँ जिस दिन शिकायत लेके गई थी पुलिस स्टेशन में कि मुझसे मारपीट हुई और मेरा बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ज़ुल्म हुआ। पुलिस स्टेशन में जाकर केस शिकायत करे बगैर वहाँ से चले गई, कंप्लेंट करे बगैर। ऐसा क्यों हुआ? रिटन कंप्लेंट कुछ भी नहीं था। और जब जिस तरह का एफआईआर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन हुआ है, और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो जिस तरह की चोटें उनको पहुँची है, हाथ पे भी मार लगा, चेस्ट पे भी मार लगा, माथे पे भी मार लगा, और फिर और भी पेट पे भी मार लगा था, जिस तरह के उन्होंने बताया, डिस्क्रिप्शन दिया। तो वैसे जब उनके पुलिस वालों के सामने जब बयान किए थे, तो पुलिस वाले ऐसा कैसे जाने दिए उनको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए, एमएलसी के लिए भेजे बगैर उनको घर कैसे जाने दिए? एक खातून के साथ इस तरह अगर होता है, तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद फौरी तौर पर एमएलसी के लिए भेजा जाता है। ये तो एमपी हैं और आम आदमी पार्टी के, जबकि जना पूरा देश जो है चुनाव के माहौल में इतना संगीन हालत में अगर है, क्या उनको नहीं मालूम था कि एमएलसी के बगैर हम घर जाना चाहिए? अगर वो अपना डिसीजन एमएलसी करे बगैर जाना चाहे भी, तो पुलिस कैसा भेज दिए? यहाँ पर दोनों के ऊपर हमको शक है कि स्वाति मालीवाल भी जानकारी रखती है, उसके बावजूद भी वो घर चले गई। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे क्या मकसद है? और फिर पुलिस वाले जाने दिए तो क्यों जाने दिए? अब फिर एमएलसी 3 दिन के बाद हो जाती है, उसके अंदर बता दिया कि ये चोटें हैं, फलाने जगह पे चोटें हैं। तो ये शक में मुब्तला कर देते हैं कि क्या वाक़ई मार-पीट उसी दिन का है या बाद का है? ये ऑफ़ कोर्स वो सब एग्ज़ामिनेशन के बाद सब कुछ सच आया था, लेकिन जिस तरह के न्यूज़ बाहर आ रही है, इसलिए इसके अंदर शक हमारे अंदर आना बिल्कुल लाज़मी है। तो 3 दिन के बाद ये सब प्रोसेस करने के बजाय उसी दिन अगर करते होते, तो वो बात समझ में आता था। और दूसरी तरफ जब हम इधर देखते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के ज़रिए से जो वीडियोज़ रिलीज़ किया गया, कि जिस तरह जहाँ जिस पोज़ में स्वाति मालीवाल बैठी हुई थी सोफ़े पर, और फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में वो घर से बाहर जा रही है। तो दोनों के बीच में अगर कुछ कटिंग वग़ैरह अगर हुई है, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर वो जिस वक़्त का मार-पीट का कोई वाक़या नज़र नहीं आया उस वीडियो में।
हो सकता है कि वो पार्ट हमको नजर नहीं आया हो, अगर आया तो पूरा पूरा वीडियो रिलीज करना चाहिए था। अगर बिलफर्ज हम समझते हैं कि मारपीट होने के बाद घर से बाहर जा रही थी, जिस अंदाज में वो जा रही थी, जिस रफ्तार से वो कदम बढ़ा रही थी, तो वहां पर जिस तरह वो डिस्क्रिप्शन में बताई थी एफआईआर में, उस तरह के मारपीट का कोई वहां निशान नहीं महसूस हो रहा था। उस तरह का कोई उनके चलने में या उनके फिजिकल फोर्सेस में समझ में नहीं आ रहा था। अलबत्ता जब पुलिस से अपना स्टेटमेंट देने के लिए जब जा रही थी, जब स्टेप्स उतर रही थी, तो उनके अंदर वो जो चलने का जो ढंग था कि कोई पेनफुली चल रही हो, ये वहां पे नजर आ रहा था। तो ये दोनों के बीच का अंतर हमको शक पैदा किया है कि ये वाकई हुआ क्या, उसी दिन हुआ है या बाद में हुआ भी नहीं है, ये समझ में आ रहा था। जैसा जैसा टाइम आगे गुजरते जा रहा था, जब हम आम आदमी पार्टी के जरिए भी हमने कुछ बयानात वगैरह सुने हैं और अपना अकल दौड़ाए हैं, तो हमको समझ में ये आ रहा कि ठीक है, अगर किसी एक खातून के साथ मसला अगर हुआ तो या कंप्लेंट लेने लेने से पहले ही पुलिस एक्टिव हो गई थी, लेकिन वहीं पर ये दिल्ली पुलिस कि पहलवान बेटियों के साथ मामला जब वो लोग एफआईआर कराना चाहे तो वहां पे एफआईआर नहीं करने का, ये सारी चीजें मामले हैं। तो एक तरफ तो एक खातून के लिए आप इतना एक्टिव हो जाते हैं जबकि कंप्लेंट ही नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे महिलाओं के साथ जब होते तो आप प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? एफआईआर कॉपी कैसे आया? आम आदमी पार्टी के पास कैसे आया क्या एफआईआर की कॉपी? हमने सुना तो पूरा सोशल मीडिया में हमने पूरा पढ़ा एफआईआर। तो आप सेंसिटिव मैटर एक तरफ बोलते हैं, कोर्ट को नहीं देते क्योंकि ये शास्त्रा मामला है, कैंडिडेट को नहीं देते, लेकिन सोशल मीडिया में डाल देते, इसका क्या मतलब है? ये सही नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है बिल्कुल, कि कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है इसके आड़ में। हम राही साहबा ज्वाइन हो गई हैं, तो राही साहबा मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि मालीवाल के मामले में तो बहुत अच्छा किया पुलिस ने, फौरन वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया 1 दिन के अंदर और उनको 5 दिन के लिए रिमांड भी ले लिया। लेकिन ये कि इससे पहले 1 साल से बृजभूषण का मामला चल रहा है और बृजभूषण का मामला जो चल रहा है, उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर बड़ी मुश्किल से लिखी गई, लेकिन अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई। कोर्ट बार-बार कह रहा है कि चार्जशीट सबमिट कीजिए और इतनी सारी बदनामी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को टिकट देने पर क्यों मजबूर हुई? उनको ये डर क्यों नहीं लगता है कि एक ऐसा आदमी जो कि महिलाओं पे शोषण करता है, उसके खिलाफ सारी महिलाएँ वोट देंगी, वो हार जाएगा, इसलिए उसको टिकट नहीं देना चाहिए? जी, पहली चीज़ तो पहला सवाल जो आपका था कि स्वाति ज़रा ज़ोर से मालीवाल बोलिए। का मामला हाँ, स्वाति बोलिए। मालीवाल का जो मामला है, उसको लेकर पहला सवाल था आपका। तो मैं जी। जो देख रही हूँ, वो सीधा-सीधा लगता है कि जो आम लोगों का परसेप्शन बनता है कि जब एक राज्यसभा की सांसद खुद की पार्टी के हेड के ऊपर एक तरह से उसके मतलब व्यक्तिगत उसका जो सचिव है उसके माध्यम से आरोप लगाती है और वो भी मारपीट का कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई और इस तरह का, तो ये बहुत ही हेडलाइन बनने वाली बात हो जाती है और रातों रात वो एक पूरा जो डिस्कोर्स था विपक्ष का, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए फिर से गोदी मीडिया को मौका मिलता है। तो मैं इस तरह से देखती हूँ कि स्वाति मालीवाल एक सशक्त महिला है, जो राज्यसभा की सांसद ही नहीं, महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी है और रहते हुए उसने काफ़ी काम किया है, ऐसा इमेज भी है। वो महिला अगर अपने ही पार्टी के प्रमुख के और मुख्यमंत्री के आवास में, जहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो जो बंदा है वो भी कम से कम आईएएस पीसीएस ऑफिसर है, वो उसके साथ मारपीट करेगा अपने खिलाफ ऐसे एविडेंस देते हुए, ये बात हमारे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को थोड़ा हजम नहीं होती है और आम तौर पर लोग इसको एक हेडलाइन मैनेजमेंट जैसा या सेंसेशन क्रिएट करना, अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने वाला मौका लेने जैसा मानते हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का जो कॉन्स्पिरेसी वाला जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। ये साफ साफ मैसेज जाता है। दूसरा ये कि स्वाति मालीवाल की जो फास्ट ग्रोथ है उनकी पार्टी में, कि वो एक यंग लड़की के तौर पर आती है जिनका कोई ऐसा खास बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है,
और वो अचानक से महिला आयोग की अध्यक्षा बनाई जाती है और फिर वो एकदम से राज्यसभा में भेजी जाती है, तो ये तो तय है ना कि उनकी पार्टी का काफी सपोर्ट उनको मिला है, तो फिर उनकी क्या इस तरह की मजबूरी रही? तो कहीं वो माधवराव सिंधिया वाले रास्ते पे तो नहीं है, या और जो पार्टी छोड़ के गए हैं मध्य प्रदेश को छोड़िए, महाराष्ट्र वगैरह में ड्रामा जो हुआ है, तो इस तरह का लोगों के मन में डाउट है। एंड चुनाव के वक्त पे जब केजरीवाल के छूटने से और संजय सिंह के छूटने से हाइप कुछ और बन रहा था, आपने माहौल चेंज किया, तो ये चीज मुझे समझ में आती है। दूसरी चीज की यही विश्वसनीयता का सवाल जो है पूरा ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में भी दिखाई देता है कि वो सवाल यूपी वर्सेस हरियाणा करके खड़ा किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में कास्ट और एक मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है उसका जो माहौल है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पे इस तरह से कहा जाता है कि वो तो हरियाणा के लोगों ने दबदबा बना के रखा हुआ था और ये हटा रहे थे और ये खुद से बहुत सारे यूपी के लोगों को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर इस तरह का पॉलिटिकल अटैक हुआ है और ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड पूरा मामला था। ये माहौल भी बनाया गया है दूसरी तरफ से। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी तमाम पार्टियों से होते हुए बीजेपी में गए और मजबूरी बने क्योंकि उनका काफी सारी सीटों पर दबदबा है, एक दबंग किस्म की छवि है और उसकी वजह से बहुत सारी सीटों पे भाजपा को फायदा या नुकसान हो सकता है। तो ये सारी गणित देखते हुए बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि महिलाओं का उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी के जो पॉलिटिक्स है खासकर फैजाबाद और उसके आसपास की, उसमें ये एंगल है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को के कारण प्रभाव बनता है। और एक मजेदार बात की, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया कि योगी जी के खिलाफ में और कहा कि मैं उतना ही बड़ा गोरखनाथ का भक्त हूँ और उनका बेटा जैसा हूँ जितना योगी रहे हैं, और वो लगातार ये काम कर रहे हैं। तो एक जो परसेप्शन और है, एक जो एंगल और है कि योगी जी को मोदी और शाह नहीं पसंद करते, जैसे उन्होंने अपने तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स को जिनका ग्रास रूट पे पकड़ था प्रदेशों में उन सबको साइडलाइन किया है, वैसे ही अब योगी जी की बारी है और यूपी को ये लोग डायरेक्टली हैंडल करना चाहते हैं किसी अपने ऐसे बंदे के माध्यम से जो इनके मतलब कहते हैं कि इनके खिलौने की तरह काम करे, इनके प्रतिनिधि के तौर पर। और ब्रजभूषण शरण सिंह उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। राजपूत कम्युनिटी जो है लगातार विरोध में आई है भाजपा के वीके सिंह, जनरल वीके सिंह और तमाम टिकट कटने की वजह से भी, और उनको ये फीलिंग घर की है कि राजपूतों के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी का नेतृत्व जो है, मोदी खासकर। और मोदी जी अगर जीत जाएंगे तो योगी जी के लिए तुरंत खतरा होगा, वो 2-4 महीने में निपटा दिए जाएंगे। ये बयान केजरीवाल ने भी दिया और ये जो बयान आया उसके बाद जो है ये बात समझ में आती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, उनके बेटे को टिकट दे करके उस एक कम्युनिटी को और उसको खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनका दबदबा उस एरिया में है, काफी सारी सीटों पे उनका प्रभाव है और कहीं ना कहीं योगी जी को पसंद नहीं आया है ये बात। तो ये सारी इक्वेशंस यूपी की पॉलिटिक्स में है अपने आप में। तो ब्रजभूषण शरण सिंह वहां चाहे जितने बड़े विलेन दिखाई दे रहे हो, लोकल पॉलिटिक्स में उनका जो कुछ लोग उनके जो उनसे लाभार्थी किस्म की कम्युनिटी है उसके अंदर वो उनको एक सरगना के तौर पर देखा जाता है, तो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग होगी, उनको संतुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस बार के चुनाव में ये खास बात है कि मोदी जी जो है, मोदी जी की छवि के ऊपर जो चुनाव होता था वो यूपी में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पूर्वांचल की, मैं रहने वाली हूँ, मैं देख रही हूँ कि चाहे वो अतीक की मौत का मामला हो, चाहे मुख्तार अंसारी की मौत का मामला हो, चाहे और यूपी में और बुलडोजर राज चलाने का मामला, बहुत सारे इश्यूज है, बेरोजगारी का मामला हो, उत्तर प्रदेश में जो हाइप मोदी जी के नाम पे बनता था वो बिल्कुल नहीं। और इवन राम मंदिर को लेकर के भी जो नफरत का जो माहौल, ज्ञानवापी और मंदिर यहाँ का मस्जिद का मामला उठाया जा रहा है, बनारस की भी बात कर रही हूँ, तो उस तरह के लोग उन चीजों को नहीं ले रहे हैं जिस तरह से पहले लेते थे। मैंने लगातार देखा है कि इनकी रैलियां हो या इनके कार्यक्रम हो, अभी पता नहीं क्या क्या ध्वजारोहण, तो ये वो दुनिया का धार्मिक हनुमान जयंती सब कर रहे हैं,
बहुत सारा खिलाने पिलाने का पैसा खर्चा करने का आयोजन है, लेकिन पब्लिक नहीं आ रही है। सच्चाई यही है कि जो मैं देख रही हूँ, और आम लोगों के बीच में जब बात होती है तो हर कोई असंतुष्ट है। सब कह रहे हैं कि बहुत हुआ, 10 साल में इन्होंने बहुत बर्बादी की है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। ये इन अंदर से लोगों को परेशान कर रहा है, उनकी गृहस्थी में, उनके जीवन में, शिक्षा में। युवा वर्ग बुरी तरह नाराज है और ये सारे मुद्दे हैं, तो इसलिए ये लोग उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ कि इनको चाहे नीचे तक एक विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो गया ईवीएम को लेके। हम अभी बात कर रहे थे, खालिदा जी भी बोल रही थी, आप भी बोल रहे थे सलीम भाई, नीचे तक ये आम आदमी एकदम अनपढ़ गांव की महिला भी ये कह रही है कि अरे इस वोट से थोड़ी जीत रहे हैं, ये तो सिस्टम पूरा अपने हाथ में किया है, ईवीएम से जीत रहे हैं। ये बात आम आदमी बोल रहा है, गरीब से गरीब रिक्शा वाला, वो बुनकर मजदूर जो भी है, दिहाड़ी मजदूर सब। और गांव की औरत करी अरे मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना, भाजपा के खिलाफ नहीं बोलना, नहीं तो ये तो जेल में ठोक देते हैं, बुढ़ोले चला देते हैं, इनकाउंटर करा देते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये आम मैसेज है। तो आपकी जो छवि थी कि आप विकास पुरुष हैं और आप धार्मिक राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, वो खत्म है, वो नहीं है। आप लोगों को समझ आ रहा है, बहुत लंबा टाइम बीता, ये चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि आपको देश चलाने का जो अनुभव होना चाहिए और जो तरीका होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। अब तक के चुनाव के पूरे 5-6 चरण, आज 6वां चरण होगा, 5वें 6वें चरण तक आप कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए। विपक्ष ने नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, चाहे आपने मीडिया कितना भी कंट्रोल किया हो, विपक्ष ने अपने मुद्दों को लेके सेंटर में ला दिया। तो अब आप उठपटांग कर रहे हैं, कभी आप सीबीआई, तो कभी ईडी, तो कभी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना। ये चीजें भाजपा का कार्यकर्ता भी पसंद नहीं कर रहा, आरएसएस का कार्यकर्ता भी नहीं, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि आप अगर इतना जीतने के कॉन्फिडेंस में हैं, तो आप क्यों ये सब कर रहे हैं। ये बात उनके लोगों को भी नहीं हजम हो रही, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे जनता को। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि लोग जो उनके अपने लोग हैं, मैं बीजेपी के लोगों की बात कर रही हूँ, समर्थकों को, उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड से और ये जो दवा की में इन्होंने जो दवा कंपनियों से चंदा लिया है, खासकर कोरोना टाइम पे वैक्सीन के नाम पे जो चंदा लिया, वो बहुत बुरा लगा है। बीफ का चंदा, बीफ कंपनियों से चंदा लेना, ये चंदा लेना, ये सब चीजें आम जो एकदम सिंपल कार्यकर्ता है, जिसको बेचारे को खाली दरी बिछाना होता है या भीड़ जुटानी होती है, वो दिहाड़ी करता है एक तरह से, उसको नहीं समझ आता कि मैं इतनी बुरी हालत में भी अपनी पार्टी का सारा टारगेट दिया हुआ पूरा कर रहा हूँ, और पार्टी के पास तो बेइंतहा पैसा है, अरबों खरबों रुपया जो है पार्टी के उसमें है, और हमारे हाथ नहीं लग रहा है। तो ये असंतोष बढ़ा है, उनके अपने लोग भी उस तरह से एक्टिव नहीं है। या तो उनको सत्ता का आराम मिला है तो आदत हो गई है मेहनत करने की, अब आदत नहीं रही, और या फिर उनको आरएसएस के मुख्यालय से कुछ अलग मैसेज दिया गया है, जिस तरह से उनको एक्टिव होना चाहिए था उस तरह से एक्टिव नहीं। तो ये सारी चीजें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। महिलाओं का मुद्दा भी जहां तक है, तो महिलाएं भी बेरोजगारी से, महंगाई से बहुत बुरी तरह त्रस्त है, और सुरक्षा का सवाल भी है। तो हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की ही बात करूं अगर, तो बनारस की घटना है, उन्नाव की घटना है, हाथरस की घटना है, इनके तमाम घटनाओं में इवन अंकिता भंडारी की घटना है, दिल्ली की में इस तरह की घटनाएं हैं, जहां सीधे सीधे इनके लोग, पार्टी के लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी में, बलात्कार में, तमाम हिंसा में इन्वॉल्व हुए हैं। और ये मैसेज बुरी तरह से गया है कि भाई इनका महिलाओं को लेके सोच बहुत खराब है। ये अगर आए तो फिर से मनुवादी सोच के साथ ये यही चाहेंगे कि हर महिला घर के अंदर कैद हो जाए, और हिंदू कम्युनिटी जो 80% है इस देश में, उसकी महिलाएं अब ऐसी नहीं है जिनको आप आज की पीढ़ी की खासकर लड़कियां, जिनको आप कहेंगे कि तुम जीन्स छोड़ के साड़ी पहनो तो वो मान लेगी, वो नहीं पहनेगी। वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो चाहे भाजपा के मंत्री की अपने ही घर की बेटी क्यों ना हो, वो इनकी बात नहीं सुनेगी। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है तो वो अलग कल्चर सीख रही है, और वो अडॉप्ट कर चुकी है वो काफी पहले से। तो आज के बच्चों को ये सारा जो धार्मिक कर्मकांड है ना, इससे कुछ लेना देना है नहीं। वो नई पीढ़ी जो है वो अलग सोच रखती है, उसको दूसरी दुनिया दिखा दी गई है। वो चाहे सही लगता हो हम जैसे माँ बाप को जिनके बच्चे जवान हैं, लेकिन गलत लगता हो, जो भी लगता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे अपने घरों में, मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में बच्चे अब दूसरी तरह से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में जो वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल है वो अपना चुके हैं। वो चाहे
हिंदू घरों के बच्चे हों चाहे मुस्लिम घरों के बच्चे हों, वो सारे के सारे मोबाइल से और टीवी से जो कल्चर सीख रहे हैं, उसमें ये जो धार्मिकता है, ये जो कट्टरता है, ये सब पढ़े लिखे बच्चों को कुछ अट्रैक्ट वट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसलिए भी ये चीज है ना कि उच्छृंखल किस्म के कुछ गुंडे किस्म के लोगों को, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो भले ही जाके मस्जिदों के सामने नरक मचाते हो, चिल्लाते चीखते हो, लोगों को, आम लोगों को ये सब नहीं पसंद आ रहा है और इसलिए इनका रास्ता आसान नहीं है और इसीलिए शायद इनको अब केवल अपने कंट्रोल में जो सिस्टम है उस पर भरोसा है। इनकी रैलियों से या पैसे दुनिया भर के खर्च करने से कुछ होना जाना नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। खानका साहब, मैं एक दूसरा प्रश्न आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो महिलाओं पे अत्याचार होता है और इसकी बहुत सारी उदाहरण आपने भी दिए और राही साहबा ने भी दिए। लेकिन मैं एक दूसरे पहलू की तरफ जाना चाहता हूँ जिसमें कि महिलाओं का राजनीतिक फ़ायदे के लिए शोषण होता है। इसकी शुरुआत इसमें हमने देखा संदेश-खाली से हुई। संदेश-खाली में कुछ महिलाओं ने जाकर के आरोप लगाए और वहाँ पर एक जो लोकल लीडर था शाहजहाँ, और फिर उसके बाद बहुत सारा हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री भी और स्मृति ईरानी भी और सारे लोगों ने। बाद में उन महिलाओं ने आरोप वापस ले लिए और उन्होंने उल्टा बीजेपी पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो हमसे एफआईआर करवाई थी वग़ैरह-वग़ैरह। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि गवर्नर जो पश्चिम बंगाल के हैं, उनके खिलाफ पहले एक उनके जो राजभवन में काम करने वाली महिला है, उसने आरोप लगाया। उसके बाद वो एक डांसर थी, उसने आरोप लगाया और पुलिस ने, और अब ये स्वाति मालीवाल का मामला आया। तो ये जो मामला चल रहा है कि अचानक जब राजनीति या चुनावी माहौल गरमाता है, तो बहुत सारी महिलाएँ, कोई संदेश-खाली में या कोई दिल्ली में या कोई प्रज्वला का मामला भी जो है वो इसी दौरान सामने आ गया। तो इसको आप कैसे देखती हैं? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक शोषण है, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया जाने वाला, इसको रोकने का क्या तरीका है? अच्छा, रोकने का आपने तो वो बात पूछ डाली जो बिल्कुल अब बीजेपी के पास तो वो दवा काम ही नहीं करता। देखिए, बीजेपी का दूसरा नाम यही है कि वो हमेशा पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किसको कहाँ दाँव पे लगाता पता ही नहीं चलता। ये आज की बात नहीं, अब आज मौजूदा पीएम जब सीएम थे, उस वक़्त क्या कर रहे थे? महिलाओं के पीछे तो पड़े थे, उनके फ़ोन तो टैप कर रहे थे, मतलब उस समय महिलाओं को पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये इनके लिए तो बहुत मामूली बात है, उस ज़माने से है। जब सीएम से पीएम बने थे तो उनके पास और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। अब वो चीज़ जो है ना, एक बड़ा-सा लीडर जो है उस तरह के काम करते हैं तो नीचे तक वही आएगा, वही माइंडसेट आएगा। वो असेंबली में भी वही देखेंगे, पार्लियामेंट में भी वही देखेंगे, पॉन देखेंगे और उनको रोक-टोक नहीं है, उनके कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है ही नहीं। तो ये आज अचानक ओवरनाइट नहीं हुआ, इनके पास मैं समझती हूँ इनके लिए क्लास लिया जाता होगा, ऐसा लगता मुझे तो। क्योंकि जब भी चुनाव आया तो इस तरह कुछ लोगों को पकड़ो, जैसे संदेश-खाली में वो खवातीन से ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर में साइन लिया गया और इंग्लिश में था, उनको पता है नहीं, साइन कर दिए उन्होंने। अब बाद में पता चला टीवी में ऐसा-ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ आज शोषण हुआ इसलिए तुमने साइन किया, तो हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो ये ज़रा धोखा देकर ना किसी को फँसाना और स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट के सिलसिले में एक लेडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने का काम अभी भी बीजेपी करती है। बीजेपी के पूरा कैडर करती है। आज भी मैं अभी था 2 घंटे पहले मैं वीडियो देख रही थी किसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में बीजेपी के एक कंडुआ डालकर एक शायद एक कार्यकर्ता जा रहा था और जाते-जाते एक लेडी के साथ छेड़खानी किया था, कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किया क्योंकि मैं टीवी पे नहीं बोल सकती। वो महिला ने उसका गला पकड़ कर चप्पल निकाल के मारना शुरू किया, तुम ये अल्फाज मेरे लिए यूज़ कैसा किए? तो ये नीचे तक कैसा आ रहा है? एक छोटा-सा कार्यकर्ता जो सड़क पे जाने वाला भी खातून के लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करता है जो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, मतलब उसके लिए वो लेडीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहाँ से आया? ऊपर से नीचे तक आया। क्या हम जो भी चाहे कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मार-पीट कर सकते हैं, उनके साथ अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करके उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी रख सकते हैं। इस तरह के एक माइंडसेट पनप के नीचे तक आ गया। अब इसका रोकने के लिए कि उनके पास कोई ज़रिया नहीं है।
नीचे से ऊपर तक पूरे सब के सब नंगे हैं एक हम्माम में। अब रही बात हमारे जैसे आपके जैसे लोग और अदर पार्टीज के तरफ से कुछ दबाव पड़ जाएगा, या तो हमारे जो कोर्ट्स मतलब जैसा जुडिशरी अगर एक्टिव हो जाएंगी, इसका जो नोटिस लेंगी, फिर एक्शन होगा तो कहीं रेक्टिफिकेशन होगा, वरना तो रेडिकलाइज हो चुके हैं पूरा कैडर उनके हर एतबार से। तो इसी के नतीजा है वो क्या है, तो ये गवर्नर उनका पोस्ट देके एक महिला का काम करने वाली महिला के साथ करने का क्या मामला है? वो कोई मैच करता है? वो कोई उसका इज्जत रहता है? अब प्रज्वला रवन्ना का देखिए कि उनसे उसकी माँ की उम्र की खातून वो हाथ छोड़ के भीख मांगती, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, उसको नहीं छोड़ा, और फिर सोने पे सुहागा वीडियो शूट भी करना है। तो कितनी ये हिम्मत कहाँ से आ रही? ऊपर से आ नीचे तक। असल कल्प्रिट्स तो ऊपर वाले हैं, वहां अगर पनिशमेंट हो जाए तो फिर नीचे तक सही होगा। तो इसके लिए बहुत बड़ा टाइम लगेगा, जैसा 10 साल ये लोग खुले नंगे नाच करें ना, फिर एक 10 साल लगेगा इन कैडर को री-रेडिकलाइज करने के लिए। ठीक, अगर समझ ऐसा गया। नहीं हुआ तो तो ये सिर्फ बीजेपी के तक सीमित नहीं रहेंगी, ये यूथ के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक। ये हमारा खौफ है, ये हमारा दर्द है, इसलिए हम लोग बाहर आते हैं। जागृति राही साहबा, हमारा वक्त समय खत्म हो रहा है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैसे प्रज्वला का मामला आया और ये बात भी सामने आई कि उस मामले में वो जो पेन ड्राइव है, वो अभी सामने नहीं आई, बल्कि ये ड्राइवर ने बहुत पहले जो है, वो एक बीजेपी लीडर को दे दिया था और उसने ये कहा भी था कि मैं अपने बड़े लीडर से बात करके इसको करूँगा। उसके बावजूद उसको टिकट मिल गया और प्रधानमंत्री खुद उसका जो है वो प्रचार करने के लिए आ गए। तो मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि इन लोगों को ये नहीं लगता कि अगर हम इस तरह के लोगों का समर्थन करेंगे, तो हम पूरी महिलाओं को देश की नाराज़ करेंगे और इन महिलाओं की नाराज़गी हमको महँगी पड़ेगी। ये जो आशंका या ये जो डर है, ये इनको क्यों नहीं लगता? जी, मैं सीधा-सीधा उसको अगर जोड़ती हूँ कि आप देखिए कि प्रसन्ना ये जो वो प्रज्वला का मामला हो, उसके पहले आसाराम हो, चिन्मयानंद हो, सेंगर हो, राम रहीम हो, रामपाल जैसे लोग जो इनके चुनाव में ज़रूरत बन जाते हैं। वोट खींचने के लिए जो ये सो कॉल्ड बाबा टाइप के लोग हैं, जो निहायत ही भ्रष्ट और महिलाओं के साथ शोषण करने वाले साबित हो चुके हैं जो, और जेल में है, वैसे लोगों को 10 बार पैरोल पे छोड़ा जाता है और प्रचार करवाया जाता है। वजह क्योंकि महिला वोट बैंक के तौर पर नहीं है अभी भी किसी अपने मुद्दे पर। जो महिलाएं हैं वो इतनी बटी हुई है, स्कैटर्ड है, और उनके अंदर राजनीतिक चेतना की जो कमी है कि वो अपने मुद्दे को लेकर के और इतना सेंसिटिव होकर के और अपने सुरक्षा या सम्मान के सवाल को बड़ा सवाल बनाए, ये अब तक मैं मानती हूँ कि एक अभी का जो महिलाओं का एनआरसी के दौरान जो आंदोलन हुआ, जिसकी लीडरशिप हुई, उसके अलावा कोई इतिहास नहीं है कि जिसमें महिलाओं ने, किसान आंदोलन में भी महिला भागीदारी कर रही है, देश के तमाम आंदोलनों में कर रही है, पर महिला की लीडरशिप में एकमात्र आंदोलन अगर कह सकते हैं तो वो एनआरसी के खिलाफ हुआ था, तो शाहीन बाग का। उससे ये हिल गए थे और इसीलिए उस समय उन्होंने, आप देखिए कि लड़कियों के साथ क्या व्यवहार किया। तो महिला एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में पकड़ बनाकर खड़ी होगी और संगठित होगी जब, तब दिखेगा। नहीं तो ये महुआ मोइत्रा जैसी और स्वाति मालीवाल जैसी तमाम, कंगना रनौत से हरा देंगे, स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के पीछे लगा देंगे, और तो और इस देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई वकील आरोप लगाती है और उसके बाद वो दब के फैसला देते हैं राम मंदिर पर, उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो ये सारे जो केसेस हैं वो महिला सुरक्षा का मसला किस तरह से ट्विस्ट करके महिला के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये समझना महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। ये मेल डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स है अपने आप में, जो महिला को रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए आगे खिसका देती है, 50 साल से वो पर बोल रखी है। अब महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि एक तरफ विपक्ष की पार्टियां हैं और कांग्रेस है जिसने ये कहा है कि आपको हम 50% रिजर्वेशन देंगे, नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे, आपको 1 लाख रुपए सालाना देंगे गरीब महिलाओं को।
तमाम जगह पे महिलाओं को उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन लागू करेंगे, तमाम सुविधाएं महिलाओं को देने की बात की। क्या महिलाएं उस पे एकजुट होने को तैयार हैं? समझने को, अपना भला समझने को तैयार है, या फिर उनको वही अफीम चटाई जा रही है कि नहीं, आप तो मंदिर के नाम पे और आरती उतार के और मंदिर की ही बात मान करके अपनी सबसे बड़ी जो चीज, कीमती चीज है वो आप दे दीजिए हमको। तो ये जो, और 5 किलो राशन ये मुद्दा है, वो भी अभी विपक्ष की पार्टी ने कहा कि मैं 10 किलो दूंगा, हमारी सत्ता आई तो राहुल जी ने बोला हम 10 किलो देंगे, खड़गे जी ने बोला। तो ये बात को हम महिलाओं के बीच ले जाने वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। अभी दिक्कत यही है कि तमाम पार्टियों में भी, विपक्ष की पार्टी, आप चाहे सपा को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, चाहे और किसी पार्टी को, कितना पार्टिसिपेशन है वहां महिलाओं का। महिला प्रकोष्ठ अलग से होता है, आधी आबादी है लेकिन महिला प्रकोष्ठ अलग से होता है, और उस प्रकोष्ठ में थोड़ी सी महिलाएं होती हैं जो हर समय नाम के लिए सामने कर दी जाती हैं, क्योंकि महिलाओं को आगे रखना जरूरी है, दिखाने के लिए कि हम बहुत महिला चिंतक हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई बात यही बोलना है चाह कि रही हूँ यहाँ पर। पॉलिटिकल जो है भागीदारी महिलाओं की इस तरह से नहीं है ताकि महिलाओं को खींचा जा सके और समझाया जा सके। मैं एक उदाहरण और देके खत्म कर रही हूँ कि आप देखिए, इन्होंने एक से एक भोजपुरी कलाकारों को, फिल्मी कलाकारों को, जो वाहियात अश्लील फिल्में और गाने गाते हैं, उनको टिकट देके जिताया है। आप मनोज तिवारी देख लीजिए, रिमोट से लहंगा उठाने जैसा गाना, गंदा गाना गाते हैं। दिनेश निरहुआ देख लीजिए, चाहे इवन हेमा और कंगना जैसी महिलाएं देखिए, जिनकी कोई मर्यादा ही नहीं है, अपने जो पेशे में भी जो मर्यादा महिला की होनी चाहिए वो नहीं है उनके अंदर, और ऐसे लोगों को टिकट देके संसद में भेजा जा रहा है। और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता स्पेस। जो महिला जिंदगी भर राजनीति में संघर्ष करती है उसको टिकट नहीं मिलता, टिकट किसी को ऐसे लोगों को मिलता है। और ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का फेल्योर है, जिसका भाजपा बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है महिलाओं के खिलाफ। धन्यवाद। खालसा साहब, आप मैं कुछ यहाँ पर करेंगे, एक हमारा बात, समय खत्म हो रहा है जी, हाँ, बोलिए जल्दी। नहीं, एक बात, एक 2 सेकंड में एक बात करती मैं यहाँ पर। जी। हम महिलाओं को पॉलिटिक्स में जरूर एंट्री होना चाहिए, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा एंट्री जरूर होना चाहिए, लेकिन इसका जो लिमिट्स, वो जो इसका लाइन जो ना हमको तय करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और तय नहीं करता, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, हमारा लाइन वो नहीं तय करेगा, हमारा लाइन हमको तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट के साथ हम ड्यूटीज एग्जीक्यूट करते, तो हमारा रेस्पेक्ट के साथ ड्यूटीज एग्जीक्यूट करने का लाइन को हमको तय करना पड़ेगा, इतना हमको एम्पावर होना पड़ेगा, इतना हमारा अपना सोच इतना परिपक्व होना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स के साथ जो ना हम जब काम करते हैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिसेस में हो या पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, तो हमारा अपना लाइन हम क्रॉस नहीं करके हम करेंगे तो हमारी इज्जत भी होगी, और ये बिल्कुल ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे कि हमारे मिसयूज करने का, ये मुकाम को हमको हासिल करना ही होगा, ये इसका ध्यान रखना होगा। हम सब एक अगर संगठित हो जाएंगे तो ये मुमकिन है। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही बुनियादी जो मूलभूत प्रश्न थे महिलाओं की सुरक्षा के हवाले से, राजनीति में महिलाओं के पार्टिसिपेशन के हवाले से, और बाकी जो मुद्दे आजकल जो है वो चुनाव में चल रहे हैं, इस पर बातचीत की। हम आगे भी आप लोगों से बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।